हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। आज केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल के लिए बात करेंगे। लेकिन देखो, न्यूमेरिकल फिजिक्स में करो या केमिस्ट्री में करो, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए और उस फॉर्मूला में किस नोटेशन का क्या मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो है वो तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड था और केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल का पैटर्न इतना है कि एक लेक्चर में ये हो भी नहीं पाएगा, तो एक और इसके लिए क्लास चाहिए होगा। क्योंकि अभी रिसेंट जो तुम पढ़े वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ पीरियड पढ़े, तो स्टार्ट जो है हम वो बैक साइड से ही करवा रहे कि न्यूमेरिकल जो करोगे वो पीछे से ही करो जो याद है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड सारा क्वेश्चन तुमसे हो पाएगा, बशर्ते तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो याद करो, हम लोग रेट कांस्टेंट, ये के कहते थे, रेट कांस्टेंट को क्या लिखते थे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2.303 बाई टी लॉग, ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से सबको याद होना चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाई कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर हम हाफ लाइफ पीरियड यहां से बात करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते थे उसको जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था। अगर लैंग्वेज हाफ लाइफ नहीं लिखा रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि 50% रिएक्शन कंप्लीट। तो टी हाफ हम लोग कैसे लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 बाई के रेट कांस्टेंट। ये दोनों हम लोग लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि कॉमनली तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीरो ऑर्डर थोड़ा सा कम चांसेस होता है, लेकिन फिर भी जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग के कैसे लिखते थे याद करो, R0 माइनस आर बाई टी, अगर के का एक्सप्रेशन चाहिए। और अगर हाफ लाइफ पीरियड हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे? R0 बाई 2 के। तुम पहले अच्छे से 2 मिनट टाइम ले लो, 2 मिनट कुछ बहुत नहीं होता है, पहले तो इसको लर्न कर लो। लेकिन उससे पहले एक चीज बार बार हम कह रहे हैं, ये हम लिखे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। एक चीज जो हम बार बार कह रहे हैं वो ये कि दोनों में ही फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर किस नोटेशन का क्या मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो के इज रेट कांस्टेंट। यूनिट आप इसको अलग अलग बात करेंगे। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो याद करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका यूनिट होता था टाइम इनवर्स। यानी जब भी तुमको दिया रहेगा मिनट तो तुम लिखोगे मिनट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ईयर इनवर्स, जो भी कुछ दिया रहेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं कि जब भी के फाइंड करना है तो आपको यूनिट तो लिखना ही लिखना है। और जीरो ऑर्डर के लिए इसका वही यूनिट होता था जो कि रेट का होता था। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है। तो हम कह रहे हैं सेम एज रेट, यानी मोल पर लीटर। और अगर मान लो, सपोज करो तुम्हारे पास जो रिएक्शन है वो कोई गैसियस रिएक्शन है, तो इसके जगह पे एटमॉस्फेयर या बार जो भी कुछ होता पर यूनिट टाइम, ये होता था आपका फॉर्मूला, सॉरी यूनिट के का, रेट कांस्टेंट का। R0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन। सारे चीज को पहले अच्छे से समझ लो और तब क्वेश्चन फटाफट होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जिसको लेकर के आप रिएक्शन स्टार्ट किए। इन मोस्ट केसेस तुमको पता होगा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है। कभी कभी जब परसेंटेज के टर्म में बात करते हैं और कभी कभी फ्रैक्शन के टर्म में बात करते हैं, जैसे 2/3 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स, 30% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स, कुछ टाइम इंटरवल देगा। तो परसेंटेज जब दिया रहे तो ये अच्छा है अगर आप R0 को 100 लेकर के स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सुविधा होगा। और फ्रैक्शन दिया रहे तो R0 को तुम 1 लेकर के स्टार्ट करना आउट ऑफ 1, तो आगे तुमको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। वैसे x और y भी लेकर के काम कर सकते हो, लेकिन वहां फिर एक और कैलकुलेशन ऐड हो जाएगा, वो फ्रैक्शन वाला और परसेंटेज वाला। तो उससे अगर बचना है तो सीधे ध्यान रखो, अगर परसेंटेज दिया है तो हम 100 लेकर के इनिशियल को स्टार्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है तो हम 1 लेकर के स्टार्ट करेंगे। नाउ R क्या है? R इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। हम बार बार कह रहे हैं दिस इज लेफ्ट, जो बचा तुम्हारे पास, लेफ्ट आफ्टर टाइम इंटरवल
टी। ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट पार्ट पे बहुत ध्यान से जाना। जैसे लैंग्वेज को थोड़ा सा समझो, अगर हम कहते हैं अ रिएक्शन कंप्लीट्स 20%, तो 20% कंप्लीट हो गया, मतलब आप ये एग्जाम्पल के लिए कह रहे, समझो इनिशियल को तो आप परसेंटेज है तो आप 100 ले लेंगे, यानी R0 इज 100। 20 कंप्लीट हो गया तो तुम खुद से ये समझोगे कि लेफ्ट कितना हो गया, 100 माइनस 20 यानी 80। सो दिस 80 इज R। ये बात को समझना। कभी कभी लैंग्वेज में लिखा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस टू 80%। अगर हम कहते हैं डिक्रीजेस टू 80%, इसका मतलब है, देखो तुम ये लैंग्वेज की बात है, लेकिन तुम लैंग्वेज इतना तो जानते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। वहां मार्केट पर आप पहुंच रहे हैं, ठीक है, स्कूल पर आप पहुंच रहे, तो डिक्रीजेस टू 80% मतलब डिक्रीज होकर के 80 पे पहुंच गए हो, मतलब अभी तुम्हारे पास 80 ही है। सो इस केस में आप R को क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं डिक्रीजेस बाय 80%, 80% से डिक्रीज हुआ, तो अब बचा कितना, पहले 100 था, 80 से डिक्रीज हो गया तो बच गया कितना, 20। समझ पाए हो? अब आ जाओ टी और टी हाफ के लिए, मतलब टाइम इंटरवल। आपको पता है अगर टी है तो टी इज व्हाट, टाइम इंटरवल। दोनों ही केस में हम कह रहे हैं दिस इज टाइम इंटरवल दिया रहेगा। और टाइम इंटरवल मतलब किसी भी परसेंट, किसी भी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए दिस इज टाइम इंटरवल। लेकिन टी हाफ इज हाफ लाइफ, ये तुमको पता है। अब हाफ लाइफ पीरियड कभी कभी डायरेक्ट दे देता है कि हाफ लाइफ इज दिस, तो आप समझ गए टी हाफ दिया हुआ है। कभी कभी हाफ लाइफ वर्ड यूज नहीं करेगा, तो आप सब टाइम इंटरवल वर्ड ही यूज करेगा, लेकिन साथ में वहां एक पुछल्ला लगा देगा कि 50% कंप्लीशन के लिए। तो 50% कंप्लीशन के लिए वट एवर टाइम इंटरवल इज गिवन, आप उसको टी नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड बताना चाह रहा है। एक चीज। दूसरी चीज जो तुमको यहां से समझना है वो ये कि बहुत बार ऐसा होगा जब तुमको इसमें से कुछ पूछा जाए, सपोज करो टाइम इंटरवल ही पूछा जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा जाए, या कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ ये पूछा जाए, मतलब आरएचएस वाले से कोई टर्म पूछा जाए और तुमको के भी ना दे। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में कि के भी तुमको ना दे। जनरली ऐसा होगा क्वेश्चन में कि जब तुमको के चाहिए, क्योंकि कुछ अननोन चीज, यहाँ मान लो टाइम इंटरवल ही हम पूछ दिए कि 30% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगा होगा, और तुमको के हम दे ही ना, बिना के काम नहीं होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, वहां तुमको एक इंस्ट्रक्शन होगा कि ये 50% रिएक्शन कंप्लीट्स इन दिस मच टाइम। 50% रिएक्शन कंप्लीट मीन्स क्या कहा मैंने कि इसका मतलब है तुमको हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो तुम हाफ लाइफ डाल करके पहले के फाइंड करोगे। और ये बात हमेशा याद रखोगे कि जब भी हम लोग के लिए बात करते हैं, फॉर गिवन रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर, के का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर आपका सेम है और रिएक्शन सेम है तो आप समझेंगे कि आपका के जो है वो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होना। 10% या 20% कंप्लीट हुआ, दोनों ही केस में के का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो है वो 10% का अपना के निकाले, 20% का के निकाले और इक्वेट के। क्वेश्चन जैसे जैसे आगे करेंगे ना तुमको बात समझ में आएगा, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर तुमको लगता है कि हमको ये सारा चीज याद नहीं है, बेटर यू टेक 2-3 मिनट्स एंड ट्राई टू लर्न ऑल दोज थिंग्स, ताकि जब क्वेश्चन करे तो वहां फिर कोई इंटरप्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, और तुम एकदम फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। और वो तभी होगा जब तुमको पता है कि हमको किस टर्म को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है, हमको यूनिट लिखना है तो हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज दिया हुआ है वो हमको क्या कह रहा है। अगर ये बात तुम अच्छे से समझ जा रहे हो तो न्यूमेरिकल करना तो ज्यादा आसान होता है थ्योरी पढ़ने से, बशर्ते फॉर्मूला आपको ठीक ठाक याद होना चाहिए। तो पहले 2 मिनट टाइम ले लो और अच्छे से इसको पहले लर्न कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक चीज अब यहाँ बोलना चाहेंगे, क्वेश्चन में ना ऑलरेडी ये मेंशन होगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या, रेट, आपको वहां पर रेट लॉ जो आप लगाएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर वाला लगाएंगे के का एक्सप्रेशन, या जीरो ऑर्डर वाला लगाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में फर्स्ट और जीरो ऑर्डर है, तो यही दो होगा, सेकंड थर्ड ऑर्डर तो आपको देगा नहीं। लेकिन ये पहले भी बोले हैं और एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमेशा ये तुमको मेंशन रहेगा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। सिर्फ एक रिएक्शन ऐसा है, रेडियो एक्टिव डिके वाला प्रोसेस, डिके प्रोसेस में तुमको मेंशन नहीं होगा कि वेदर इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर। तो ये याद रखना कि रेडियो एक्टिव डिके से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी उस समय आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ था और हाफ लाइफ पीरियड था वही आपको अप्लाई करना है। रेडियो एक्टिव डिके को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा, जैसे यहां भी मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको ये शो करने के लिए कह रहा क्या, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी टी हम यहाँ पर ना छोटा सा सबस्क्रिप्ट हमेशा लिखा करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 99.9 है तो यहाँ लिख दिया 99.9, 50 होता तो 50 लिख देते। कह रहा ये शो करो कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% रिएक्शन टू टेक प्लेस इज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स है किसके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ ऑफ द रिएक्शन के लिए जो टाइम है हम लोग उसी को तो कहते हैं टी हाफ। डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिख के दे सकता था 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो लैंग्वेज चाहे जो भी हो आप समझ गए कि ये क्या है, टी हाफ। एक और चीज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जब सब्जेक्टिव करवाने के बाद जब एमसीक्यू पे मूव करेंगे तो इस ठीक है कि इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है, आपको ये प्रूफ करना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि 99.9% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए वो हाफ लाइफ पीरियड का 10 टाइम्स होता है। वैसे ही अभी एक दूसरा तुमको प्रूफ करने के लिए देंगे, इस तरफ लिख रहे, लेकिन इसको भी याद रखना कि 75% कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए वो हाफ लाइफ पीरियड का 2 टाइम्स चाहिए। तो ये भी कभी कभी शो करने आता है कि, और ये खुद से कर भी सकते हो कि so that time required for 75% completion of a first order reaction is twice of half life period। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक ऐसे ही 90% वाला भी क्वेश्चन आता है जो करवाएंगे, k equals to 2.303 by t log, ऊपर हम लोग लिखते थे R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे हम लोग लिखते थे R। ठीक है, आपको T जो है वो आप मार्क कर चुके कि T हम क्या लेंगे, T हम लेंगे 99.9 वाला। ठीक है, क्योंकि अभी हमको उसी को शो करना है। और कोई कहेगा फिर हम लोग जो है वो T हाफ कैसे लाएंगे, तो हम कहेंगे देखो, जब आप कहते हैं, इसको पहले तो इक्वेशन 1 कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हमारे पास 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, या हम लिख रहे हैं, एक बार पूरे अच्छे से देखो उसके बाद तो डायरेक्ट पुट करने लग जाओगे। फॉर 99.9% कंप्लीशन जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इनिशियल हम बोले अभी कि परसेंटेज जब रहे तो आप इनिशियल क्या लेंगे 100। 99.9% कंप्लीट हो गया तो बच गया कितना, बिकॉज आर इज लेफ्ट, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना रिएक्टेंट लेफ्ट है तो 100 माइनस 99.9 करोगे, यू विल फाइंड 0.1, ये आपका बच गया। टाइम इंटरवल आप निकालने में इंटरेस्टेड है, अब सवाल है ये पता है, ये पता है, इसको हमको निकालना है, अब के का क्या, तो हम कहेंगे कि देखो यहां से ना अब तुम्हारे पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि एक बार तुम टी हाफ का एक तरीका, पहले फर्स्ट मेथड देखो उसके बाद हम दूसरे तरीका पे जाते हैं कि कोई ऐसे भी बना सकता था और वैसे भी बना सकता था, तुम्हारी मर्जी। पहली बार हम क्या कर रहे हैं,
ये जो मेरा k का एक्सप्रेशन था, क्योंकि हमको हाफ लाइफ भी चाहिए, तो हम अभी बताए थे कि जब तुमको k नहीं पता हो तो तुम इसको हाफ लाइफ के फॉर्म में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करते थे? k इक्वल्स टू व्हाट, 0.693 बाई टी हाफ, याद होगा सबको। टी हाफ और k का यही रिलेशन था। यहाँ लिख दे रहे 2.303, और क्योंकि कंसंट्रेशन हम डाल रहे 99%, 99.9% कंप्लीशन वाला, तो t भी हम वही लिखेंगे, यानी t 99.9 log r0 के जगह पर लिख रहे 100 और r के जगह पर लिख रहे 0.1। ये क्या हो गया? देखो ये हो गया कैंसिल, यहाँ से डेसिमल हो रहा है तो ये 0 हो गया, यानी इस जगह पर आप लिख सकते हैं log 10 का पावर 3। लॉग फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंट निकालने से फायदा ये होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है, यानी जो पावर होता है 10 टू द पावर आप जो भी रेज कर रहे हैं ना, वही लॉग का वैल्यू हो जाता है जब हम लोग लॉग बेस 10 बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान दो, इसको जब कभी भी ऐसा हो कि k नहीं दिया है और तुमको t हाफ के फॉर्म में उसको पुट करना है, तो बेटर कि बिना कैलकुलेट किए आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको हाफ लाइफ पीरियड का टाइम मतलब वैल्यू दिया होता कि हाफ लाइफ इज 2 आवर्स, 6 आवर्स और t 99.9 आप फाइंड करिए, तो भी हम 2 आवर्स 6 आवर्स यहाँ पुट करके और k निकालते और यहाँ डालते, ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से होगा क्या? तुम्हारा कैलकुलेशन जो है अननेसेसरीली लंबा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी k के जगह पर हमको t हाफ रिप्लेस करना है ना, तो हम कैलकुलेशन एक बार ही लास्ट में करेंगे, शुरू में करके और k फाइंड करके तब यहाँ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ ना ये बहुत इजीली कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम 2 डिजिट को कंसीडर करते हो डेसिमल से, तो तुम ये बात समझ रहे हो कि अगर हम हम फिर से कह रहे देखो, अगर हम 0.23 से अगर हम इसको कैंसिल करें, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पर 0 है और उसके बाद भी 5 से छोटा डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ सीखे हो, किसको इग्नोर किया जा सकता है। अगर हम इसको इग्नोर कर दे, बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, तो 0.23 से अगर आप देखेंगे तो ये 2.3 जो है अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। और यहां पर भी अगर इस पार्ट को तुम ले रहे हो, मतलब डेसिमल के बाद आप 2 प्लेस तक अगर रिजल्ट अपना रिपोर्ट करना चाहते हो, तो 0.23 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 0.23 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 0.69 ही आएगा। तो बेटर है कि इसको कभी वहां सॉल्व नहीं करना और सीधा यहाँ आकर के जो है आप सामने सामने इसको कैंसिल करिए, 0.69 को 3 टाइम्स में एंड 2.3 को 10 टाइम्स में। इट विल बी क्वाइट इजियर, इसीलिए कह रहे हैं। अब ये क्या हो गया देखो, 3 बाई टी टू द पावर हाफ इक्वल्स टू 10 बाई टी 99.9 इंटू लॉग 10 का पावर 3। लॉग 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा? लॉग में 10 का जो पावर होता है वही लॉग का वैल्यू हो जाता है, यानी ये हो गया 99.9, इसका पूरा आ जाएगा 3, सो दिस इज 3, यहाँ पर था 3 बाई टी हाफ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब तुम ये आराम से समझ रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे कि t 99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला था इसलिए मैंने प्रूफ किया, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि तुमको 12th के बाद एंट्रेंस भी देना है, तो ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 आवर्स, at in which time reaction will complete 99.9%, उतना कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जिसको ये ध्यान है ना, वो ये कैलकुलेशन पार्ट में जाएगा ही नहीं, वो यहाँ रखेगा 2 आवर्स और यहाँ 2 10 जा करके अपना 20 को टिक करेगा और बाकी किसी कैलकुलेशन पार्ट में उसको जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा मेथड भी कोई अडॉप्ट कर सकता था। क्या अडॉप्ट कर सकता था? क्योंकि आपको शो क्या करना था, t 99.9%, यही ना आपको शो करना था, इज चॉइस ऑफ t हाफ, यही आपको शो करना था। कोई क्या करता, पहले t 99.9 निकालता, फिर t हाफ निकालता और फिर दोनों का सॉरी ये 10 टाइम्स था, 2 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स, फिर दोनों को जो है वो रिलेट करता कि क्या है। तो उसको क्या करना होता, 2 बार टाइम इंटरवल उसको फाइंड करना पड़ता और फिर दोनों का वो रिलेशन देखता। जैसे पहले हम कह रहे कि 99.9
9% कंप्लीशन। इसके लिए अगर हम बात करें, मैंने क्या कहा कि आप जिस भी रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो गिवन टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन चेंज होने से के नहीं चेंज होता। तो ये जब आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी 99.9 लॉग, क्योंकि कंप्लीशन 99.9% हो रहा है। यहां से मैंने बताया इसका मतलब है आर का वैल्यू आप क्या रखेंगे, आपके पास जो के का फॉर्मूला था वो क्या था, 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई आर, इसी पे आपको पुट करना है अगर आप के फाइंड करना चाह रहे हैं। और इस मेथड का तरीका यही है कि भाई चाहे रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो या फिर 50% कंप्लीट हो, के का मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं है। तो यही के का एक्सप्रेशन हम दोनों के लिए निकाल लेंगे, एक बार 99.9 के लिए और एक बार 50% के लिए, और उसको इक्वेट कर देंगे कि दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो ये 99.9% के लिए तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या बोले, परसेंटेज में 100 ले लोगे, और जो लेफ्ट आफ्टर 99.9% कंप्लीशन इज व्हाट, 0.1। ये तुम्हारा कितना हो गया, 2.303। अभी बिल्कुल भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल समझो चीजों को। और यहाँ पर हम लिख दिए कि ये हो गया log 10 का पावर कितना, 3। इसको हम कर दिए इक्वेशन नंबर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 2। फिर वैसे ही अब हम बात करेंगे 50% कंप्लीशन के लिए। फॉर 50% कंप्लीशन, जिसको तुम टी हाफ कह रहे हो टाइम इंटरवल को, लेकिन जब हम लिख रहे हैं 50% कंप्लीशन तो अब इनिशियल यानी R0 इज 100, और जब R बात कर रहे हैं तो R 50 कंप्लीट हो गया यानी 50 बचा। अब तुम यहाँ के लिखोगे, के ही इसलिए निकाल रहे क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो कितना हो गया, 2.303 बाई टाइम जो 50% के लिए चाहिए उसको आप क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड, सो दिस इज टी हाफ। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा टी हाफ, ये हो गया तुम्हारा लॉग, इनिशियल वाज 100 एंड लेफ्ट वाज 50, ये तुम्हारा 2 टाइम्स में कैंसल हो गया, सो दिस इज 2.303 बाई टी हाफ, और ये तुम्हारा कितना हो गया, log 2, जिसका वैल्यू आता है 0.3। ठीक है, अब तुम इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दोगे, सिंपली इक्वेट कर दोगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहां पर भी log 10 का पावर 3 आप log 3 कर 10 का पावर 3 मैंने क्या बताया कि वो 3 आ जाएगा, करके दिखाते, देखो यार। अब यहाँ हम सीधे लिखते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, सॉरी इक्वेटिंग 2 एंड 3, के तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए, 2.303 T99.9 log 10 का पावर 3, ये यहाँ से आया और यहाँ से क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2.303 T हाफ इंटू 0.3, ये कैंसिल हो गया, log 10 का पावर 3 कितना हो जाता है, 3, T99.9 इक्वल्स टू 0.3 बाई T हाफ, ये डेसिमल तुम हटाओगे तो यहाँ आ गया 10 और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो T99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो मेथड आप चाहे इसको अडॉप्ट करिए या उसको अडॉप्ट करिए, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखना कि T99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, T75% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये इसलिए कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन होगा कि अगर हाफ लाइफ पीरियड इतना है तो 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए, सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके। मैंने पहले ही कहा था कि जब रेडियो एक्टिव डीके वर्ड होगा ना तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं कहेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, तुमको खुद ही समझ में आना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डीके मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होना है, यानी हमको रेट लॉग या हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर वाला लिखना है। कह रहा हाफ लाइफ इज दिस, ये जो है ये आपको दिया हुआ है टी हाफ। गिवन पे हमेशा थोड़ा फोकस करना चाहिए क्योंकि अगर तुम गिवन टर्म को अच्छे से समझ गए हो तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इनफैक्ट हम बार बार कह रहे हैं कि वो ज्यादा आसान है। कह रहा है एन आर्कियोलॉजिकल एयरक्राफ्ट
contained wood had only 80% of C14 found in living tree. मतलब किसी लिविंग ट्री में जितना C14 होना चाहिए उसका सिर्फ 80% जो है उस वुड सैंपल में था। यानी अगर हम R0 बात करें यहां तो क्या लिखोगे? परसेंटेज है तो बताया है 100। आर कह रहा है कि केवल कितना बचा है? 80%। वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन लिविंग ट्री। यानी आर अब आपका 80 ही बच गया। आपसे पूछ रहा है एज बताओ सैंपल का, यानी कितना उसका टाइम इंटरवल, एक जो प्लांट होता उसके बाद, प्लांट के डेथ के बाद वो जो तुम्हारा वुड सैंपल है उसमें कह रहा कि C14 सिर्फ 80% बचा है, तो बताओ वो प्लांट का एज क्या है। यानी तुमको टी पूछ रहा है। और एकदम अब तो समझ रहे होगे कि एकदम सिंपल है। हमको टी के लिए एक ही तो एक्सप्रेशन है के वाला, के इक्वल्स टू व्हाट? 2.303 बाई टी। यही टी आपको फाइंड करना है। लॉग R0 बाई आर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एक आध बार पूछा भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये है बड़ा सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि तुम इसको कर नहीं पाते। और के नहीं दिया हुआ है, तुम कहोगे ये दिया है, ये दिया है, ये पूछा है, के तो है ही नहीं मेरे पास। हम कहेंगे के नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ टी हाफ तो है। मैंने तो पहले ही बताया कि अगर के ना दे तो आप खुश होइए और इसके जगह पर डायरेक्ट टी हाफ वाला एक्सप्रेशन डालिए। ये नहीं कि हम टी हाफ से पहले के कैलकुलेट करेंगे, उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये भी कर सकते थे कि हम कहीं से लिखते कि सिंस के इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ, फिर के कैलकुलेट कर लेते, फिर यहाँ डालते। हम कहेंगे ये गलती सिर्फ तभी करना जब तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या व्हाट इज रेट कांस्टेंट, वो भी पूछा है तो वो निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर रेट कांस्टेंट पूछा नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो फिर वो कैलकुलेशन वहां मत करो। इट विल बी इजियर टू पुट द वैल्यू डायरेक्टली, क्योंकि तुमको बताए हैं कि हम लोग कैंसिल इसको कैसे करेंगे। ये हो गया लॉग R0 इज 100 एंड R इज व्हाट? 80। अब यहां से तुमको क्या बताया? डायरेक्ट इसको 3 टाइम्स में, इसको डायरेक्ट 10 टाइम्स में तुम उड़ा देना। ये गया, ये 4 और ये 5, यानी ये हो गया तुम्हारा 10 बाई टी और ये हो गया तुम्हारा log 5 बाई 4, ये हो गया 3 बाई टी हाफ। अब एक ही चीज तो बचता है कि log को सॉल्व करो और उसका वैल्यू फाइंड करो। टी हाफ का वैल्यू भी आपको दिया हुआ था 5730, तो उसको बाद में पुट करेंगे। पहले ये समझ लो कि ये जो हम लोग log सॉल्व करते हैं दो तरीका है। एक तो log तुम यहां से डिवाइड कर लो 5.25, है ना। तो एक तुम्हारे पास स्कोप है कि तुम सीधा log 1.25 देख लो, और कोई इसको सॉल्व भी कर सकता था कि हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम जो है वो हालांकि ऐसे देख सकते हैं आप डायरेक्ट लॉग टेबल। अगर आपको देखना आता है तो वर्टिकली आप जो है वो 12 जाएंगे और हॉरिजॉन्टली जो है आप उसका 5 जाएंगे और जो भी वैल्यू होगा वो डालोगे। क्वेश्चन में दिया होता है जब आप बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो लॉग का वैल्यू आपको गिवन होगा, लेकिन फिर भी आपको लॉग टेबल देखना तो आना चाहिए। अब उसके बाद हम ये चीज कह रहे हैं कि एक तरीका ऐसा भी था कि नहीं, हम log 5 माइनस log 4 में पहले इसको तोड़ते, फिर log 5 का वैल्यू लिखते, फिर log 4 का वैल्यू लिखते और फिर जो डिफरेंस आता उसको हम यहाँ पर पुट करते। तुम्हारी मर्जी, तुम उसको कैसे करते हो, यानी log वाले पार्ट को तुम कैसे सॉल्व करते हो। ये हो गया 3 और ये आपको दिया हुआ है 5730 ईयर्स यहाँ से, है ना। टी हाफ यहाँ से t का वैल्यू कितना हो गया, या पहले एक बार और इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, log का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। दिस इज 10 बाई टी। log 1.25 का वैल्यू होता है 0.0969। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और t का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो t इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 0.969, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 5730 बाई 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नियरली आएगा 1850, नियरली 184546 कुछ आएगा इतना। और क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हैं तो यूनिट आप टाइम वाला लिखेंगे, और टाइम का यूनिट जो है क्वेश्चन में देखो टी हाफ में क्या लिखा हुआ है, ईयर्स, तो आपको भी इतना ईयर्स लिखना होगा।
बस यही है, देखो कि तुम यहाँ तक अच्छे से समझ पाए हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई क्लास 12 का जो इस बार सैंपल पेपर आया है, ये क्वेश्चन उससे है। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पहले एक केस स्टडी दिया हुआ है, एक पैराग्राफ आपको उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज C14 रेडियो एक्टिव वाइल C12 इज नॉट। तुमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि C12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों C14 को हम लोग रेडियो एक्टिव कह रहे हैं और C12 को नहीं कह रहे? तो जब पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां एक लाइन ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि रेडियो एक्टिविटी होने के लिए, मैं उस लाइन को पढ़ूंगी बाद में, पहले इसको समझो कि अगर हम लोग लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बात करें, लाइटर न्यूक्लियाई कहने का मतलब है अगर हम लोग अप टू कैल्शियम बात करें तो ये कहते हैं कि N/P रेशियो, N इज फॉर न्यूट्रॉन एंड P फॉर प्रोटॉन, N/P रेशियो अगर 1 होता है, यानी जितना न्यूट्रॉन है अगर उतना ही प्रोटॉन का नंबर है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होगा। अब कार्बन, सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, यानी प्रोटॉन हम लोग 6 कह रहे हैं, नो मैटर वेदर इट इज C12 और C14। जब तक हम लोग कार्बन लिख रहे हैं मतलब एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर 6 है। न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये क्योंकि मास नंबर दिया हुआ है वो आपको, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिया हुआ है। अब इसमें से 6 अगर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन विल बी व्हाट, 8, जबकि यहाँ 12 में से 6 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन विल बी 6। तो तुम आराम से देख रहे हो कि यहाँ पर N/P रेशियो विल बी 1, तो ये स्टेबल है, और यहाँ पर N/P रेशियो इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि आपका नॉमिनेटर यहाँ पर आप 8 डालेंगे और प्रोटॉन का नंबर आप 6 डालेंगे, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए इसको क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, यानी ये डिके करेगा, जबकि C12 जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस है, वो दूसरे न्यूक्लियस में और चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे कि रेडियो एक्टिविटी तो पूरा प्रॉपर हमको पढ़ना नहीं था केमिकल काइनेटिक्स में, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियस चैप्टर जो है उसमें ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी तुम ये आंसर बहुत इजीली इसलिए कर पाते क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ एक लाइन में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इन अ स्टेबल न्यूक्लियस इज अराउंड 1:1 फॉर स्मॉल न्यूक्लियाई, और वहां लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर लेसर देन 20 के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 होना चाहिए अगर उसको स्टेबल होना है। तो क्योंकि आपको ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो टोटल है 5 मार्क्स का, लेकिन नीचे एक न्यूमेरिकल है जो डेफिनेटली 2 मार्क्स उसका वेटेज होगा मुझे लग रहा है, और 1 मार्क्स का 3 जो है आपको सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है। ABCD 4 पार्ट में क्वेश्चन है, डी का एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ए पार्ट का आंसर कि वाई C14 इज रेडियो एक्टिव एंड C12 इज नॉट। उसके बाद आपको जो है वो एक बी पार्ट है, रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन dating around 65 million years ago. How was the age of this fossil estimated? तो इसको भी जब तुम ये पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको ये पैराग्राफ, इसका भी तुमको आंसर यहाँ पर मिलता है कि कैसे जो है यंगेस्ट डायनासोर का जो है एज पता चल पाया, फॉसिल का कैसे एज को एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग C14। सी क्वेश्चन जो है, विच आर द 2 most common radioactive decay happening in human body? तो इसका आंसर भी जब पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ देखोगे कि जो पैसेज का सेकंड पैराग्राफ है उसमें ये चीज लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन ह्यूमन बॉडी आर C14 एंड K14, पोटेशियम 40 और कार्बन 14, और फिर लिखा हुआ है कि उसके वो डीके जो है वो बॉडी में नॉर्मली हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया, दे आर रेडियो एक्टिव। उसके बाद जो डी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी सब पार्ट है वो एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको और करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली वही और वाला है
एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो एक एक करके पहले अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ C14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ। जब कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो रहा था तो उसके बॉडी में 20 ग्राम जो है वो C14 है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच C14 रिमेन्स आफ्टर, कह रहा है इतने साल के बाद कितना C14 बच जाएगा। तो क्योंकि ये डेथ के समय है यानी आप ये इनिशियल लेंगे, ये R0 हो गया। हालांकि जब फिजिक्स में न्यूक्लियस पढ़ोगे तो तुम ये पढ़ोगे कि वहां पर हम लोग इसको R से नहीं लिखते, वहां पर हम लोग N0 और N लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर या वेट के बेसिस पर। खैर यहाँ तो वेट ही दिया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हम इसको R0 लिख रहे हैं। ये आपको टाइम इंटरवल दिया है जिसके बाद पूछ रहा है कि C14 कितना बच जाएगा, यानी आपसे क्वेश्चन में R फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हुआ है नियरली, ये पैसेज में भी दिया हुआ था, नियरली दिस इज 6000 ईयर्स। तो अब आपको जो है R फाइंड करना है। हमारे पास T को लेकर के इक्वेशन क्या था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये तुमको ध्यान रखना होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। डिके प्रोसेसेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो इसीलिए आप जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही लिखेंगे। ये क्या हो गया R0/R। के का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है लेकिन हाफ लाइफ तो दिया हुआ है, तो आप इसके जगह पर मैंने बताया है कि इजिली यू कैन पुट इट 0.693/T हाफ। ये हो गया 2.303/T का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 10320 ईयर्स, log R0/R। अब यहाँ एक चीज जो मुझे कहना है कि देखो तुम ये अच्छे से समझ रहे हो कि कुछ और कैलकुलेशन होता तो बड़ा आसान होता, लेकिन अगर इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T अगर पूछा जा रहा है तो तुमको एक एंटी लॉग के झंझट में पढ़ना है। इस क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है कि एंटी लॉग दिया हुआ है, जनरली एंट्रेंस वगैरह में भी एंटी लॉग दिया होता है, लेकिन जनरली मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी लॉग एंटी लॉग जो है ना वो बहुत सिंपल एक किसी रिलेशन से रिलेटेड होता है और उस केस में हो सकता है क्वेश्चन भी ना भी दे। तो यहाँ एक वैसा रिलेशन भी हम बात करेंगे जिसमें तुमको R या R0 चाहिए और आप बिना एंटी लॉग यूज किए हुए भी R या R0 फाइंड कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, लेकिन ये हमेशा तुम लगाओगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा, ये एक कंडीशन पे लगाने से बेनिफिशियल होगा। कंडीशन क्या है जरा सा वो देखो, R इक्वल्स टू R0, या मान लो मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग ये जो R लिख रहे हैं ना ये बहुत जगह पे इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको लोग R नॉट भी पढ़ते हैं, जीरो नॉट ही है ना। हालांकि नॉट जो है वो एक्चुअली ऐसे ऊपर जो जीरो डालते हैं ना उसके लिए प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन एनीवे तुम जीरो पढ़ो नॉट पढ़ो, इसको बहुत जगह पढ़ना। इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत जगह कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको समझना होगा। अगर आप पढ़े हैं चीजों को तो आप समझ पाएंगे कि स्मॉल ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है। और फिर आर कैसे वहां रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां ए माइनस एक्स लिखते हैं कि एक्स इज द अमाउंट कंज्यूम्ड एंड ए माइनस एक्स इज रिमेनिंग अमाउंट। तो खैर हम वापस आ रहे टॉपिक पे कि अगर बिना लॉग एंटी लॉग के अगर हम चाह रहे कि इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम इंटरवल कुछ भी टी आपको फाइंड करना है तो ये एक रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, R0 2 to the power x and x is what, this is ratio of t and t half। तो यही एक चीज है ना जो तुमको ध्यान रखना होगा कि ये बिना एंटी लॉग के तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अगर R0 जानते हो तो R निकाल लोगे और अगर R जानते हो तो R0 निकाल लोगे, लेकिन ये तब तुम इजिली निकाल लोगे जब T और T हाफ का जो रेशियो है ये X जो आ रहा है ये X कोई इंटीजर हो। इंटीजर होने से ये होगा कि आप जैसे मान लो 2 का पावर 2 आया तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो आप 16, 5 है तो 32। लेकिन मान लो अगर कभी इस दोनों का रेशियो 1.2 आ गया तो फिर वैसा पावर के लिए आपको लॉग ही लेना होता है, फिर एंटी लॉग के झंझट में ही आप पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार ये चेक कर लोगे, ये ट्रिक आप उस समय यूज कर सकते हैं अगर टी और टी हाफ का रेशियो जो है वो इंटीजर आए तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं।
खैर हम यहाँ पर आ रहे हैं वापस, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ देख रहे हो कि टी हाफ और टी का रेशियो जो है वो इंटीजर नहीं आएगा। ये 6000 है, ये 10,320 ईयर्स है, तो जाहिर है बिल्कुल भी इंटीजर नहीं आएगा दोनों का रेशियो। इस वजह से हम इसी प्रोसेस पे जा रहे हैं। क्या बताया था मैंने, इसको डायरेक्ट कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, और फिर टी हाफ आपको दिया हुआ है 6000, यहाँ पर पुट कर दिया, ये इस तरफ चला गया तो 1030/10। अभी अब क्या करोगे तुम, दैट इज इक्वल्स टू log r0/r। ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.516, दैट इज इक्वल्स टू log r0/r। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जाहिर है 6 के बाद भी कुछ डिजिट आएगा, और यहाँ पर जो तुम देखो ध्यान से एंटी लॉग दिया हुआ है 517 का, तो तुम इसको नियरली 517 ही समझो, ठीक है। मैं भी इसको लिख दे रही हूँ, नियरली 5.517, 516 एंड 517 अप्रोक्सीमेटली सेम, अगर क्योंकि यहाँ थोड़ा हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लिया था। अब तुमको ये लॉग हटाना है, तो लॉग इस तरफ चला जाएगा, यानी आप इसको लिखेंगे और 0.517 बाई लॉग, तो बाई लॉग इज 1/log इज एंटी लॉग, है ना। लॉग इनवर्स जिसको तुम कहते हो दैट इज एंटी लॉग। तो इसको जब हम हटा रहे हैं इस तरफ से, ऐसे लिख सकते हैं कि r0/r दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां से लॉग हटा रहे तो इधर एंटी लॉग लिखना पड़ेगा, एंटी लॉग 0.517, और क्वेश्चन में तुमको एंटी लॉग देखो यहाँ 0.517 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम और इसको आगे बढ़ा रहे, और r0/r इक्वल्स टू 3.289 दिया हुआ है, ठीक है। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग r0 तो आपको पता ही है, ये तो पता ही है, दिस इज 20 ग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो r विल बी इक्वल टू 20/3.289, that will be equal to 6.08। तो यही आपका आंसर हो गया, 6.08 ग्राम ऑफ C14 will remain after 10,320 years। जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है उसमें इतना C14 बचा रह जाएगा उसके डेथ के 10,320 साल के बाद। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, क्योंकि जहां आपको टी और टी हाफ का रेशियो जो है वो इंटीजर में देगा, तो वहां आप फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके आर या r0 आप फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में जाओ। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में इस बार और में दिया हुआ है। इसी बी मैंने कहा था कि ये डी सब पार्ट है लास्ट क्वेश्चन का, और ये उसी का और है। अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज अ फॉसिल विथ 12 ग्राम ऑफ C14? टाइम ही पूछ रहा है तुमसे, हाउ ओल्ड। 12 gram of C14 if it initially possess 32 gram of C14। तुम अच्छे से समझ गए कि ये दिया हुआ है तुमको R0 का वैल्यू, दिस इज 32 ग्राम, एंड R बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही पूछा है। R इज व्हाट, 12 ग्राम। कह रहा है कि कितना 12 ग्राम कितने साल के बाद बच जाएगा, ठीक है। लॉग का वैल्यू भी दिया हुआ है, सो इट्स वेरी सिंपल, आपको सिंपली टी फाइंड करना है। अब फिर किसी के दिमाग में आएगा कि टी फाइंड करने के लिए हमको तो के चाहिए होगा। हम कहेंगे देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही, मतलब पैसेज से ही ये सारा क्वेश्चन लिंक था, तो आपको यहाँ पर भी कार्बन का टी हाफ जो है वो नियरली 6000 ईयर्स ही ले लेना है खुद से। ये हो गया टी, ये हो गया लॉग r0 इज व्हाट। एक बार ना जब सीबीएसई के लिए अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव वाले एंट्रेंस वाले को नहीं कह रहे, वो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन जो लोग सब्जेक्टिव दोगे तो ये ध्यान रखना कि तुमको जो है एक बार मेन वर्किंग फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट में इसके लिए हाफ मार्क्स होता है, जो मार्किंग स्कीम होता है ना उसमें इसके लिए हाफ मार्क्स होता है। नाउ के इज व्हाट, के आपका हो गया 0.693/t हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 2.303/t। अब t फाइंड करना चाह रहे हैं, लॉग r0 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 32, एंड r इज व्हाट 12, ठीक है। अब इस पार्ट में आ जा रहा है, ये तो पहले कैंसिल हो गया 10 और ये कैंसिल हो गया 3, तो ये हमेशा खुद ही से कर लिया करना इजिली, कैलकुलेशन से बचोगे। सो 3/t हाफ, टी हाफ आप
6000 कह रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए दैट इज इक्वल्स टू 10/t। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 2.66। यहाँ देखो दिया हुआ भी है लॉग का वैल्यू, सो लॉग 2.667। इस पूरे को करने से ना ये 2.667 आ रहा है, करके देख सकते हो। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप t निकालने में इंटरेस्टेड थे, तो एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। 3/6000 इक्वल्स टू 10/t लॉग इतने का वैल्यू तुमको यहाँ दिया हुआ है 0.4260। सो दिस इज मल्टीप्लाई। यहाँ से t कितना हो गया देखो, 10 मल्टीप्लाई दिस जब तुम करोगे तो दिस विल बी 4.260। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6000 यहाँ डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से ये कैंसिल हो गया 2000 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके आता है वही हो जाएगा आंसर। सो दिस इज इक्वल्स टू 8520 ईयर्स नियरली। तो यही आपका आंसर है। ईयर्स इसलिए कह रहे क्योंकि आप टाइम निकाल रहे थे और टाइम का यूनिट ईयर ही होगा, तो इस बात को ध्यान रखो। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जब फॉर्मूला जान गए, पैटर्न जान गए, तो क्वेश्चन को पढ़ो और पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। जब ना हो ना, उसके बाद तुम्हारा काम है कि देखो कि कहाँ फंस रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सोडियम इज 15 आवर्स। ये क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है टी हाफ। हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक, आपसे टाइम पूछ रहा है कि टी बताओ कितना होगा। फॉर 64 ग्राम ऑफ सोडियम टू डीके टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कह रहा है पहले जो था तुम्हारे पास, यानी R0 इज 64 ग्राम, R कह रहा है डीके टू 1/8 ऑफ 2। पहले 2 तो समझ लो कि वहां तक पहुंच गया, बाई नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, एकदम स्टार्टिंग में ही बताया है आज क्लास के कि 2 और बाई में अंतर समझिए। बाई मतलब उतने से कम हो गया, 2 मतलब वहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? 1/8 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो 1/8 ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब R0 यानी 64, यानी ये हो गया 8 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे हम तुमको वो जो फॉर्मूला अभी बताए हैं, वो ट्रिक वाला फॉर्मूला जिसमें लॉग जरूरत नहीं था, वो वाला भी करके दिखाते हैं। पहले तो देख लो एक बार पूरे प्रोसेस से, और फिर इस तरफ उस मेथड को भी यूज करते हैं, या उस मेथड को ही पहले यूज कर लो। क्या था फॉर्मूला याद है? R इक्वल्स टू व्हाट? R0 यही था ना, बाई 2 टू द पावर व्हाट? X, राइट। X क्या होता था? T/T हाफ। तुम कहोगे यहाँ तो हमको जो है वो टी हाफ ही फाइंड करना है, तो कैसे? सॉरी, टी हाफ दिया हुआ 15 आवर्स, हमको टी फाइंड करना है, तो कैसे हम समझ गए कि वो जो है वो इंटीजर में ही आएगा, T/T हाफ। हम कहेंगे क्योंकि R और R0 का रेशियो ऐसा आ रहा है जिसका तुम आराम से पावर निकाल पाओगे, बेस निकाल पाओगे, इसलिए R का वैल्यू दिया हुआ है 8 एंड R0 इज व्हाट? 64। तो यहां से क्या कह रहे हैं? 2 to the power x equals to R0 by R। ये कितना हो गया? 64/8। तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये 2 to the power x का वैल्यू अगर 8 आ गया, तो अब तुम ये नहीं समझ पाते हो कि हम लोग 8 को कैसे लिख सकते थे? 2 to the power what? 3। और इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 3। और x हम लोग क्या कहते थे? x हम लोग क्या कहते थे? याद करो, T/T हाफ। दिस इज रेशियो ऑफ T/T हाफ। This is equals to 3, so you can say T half equals to 3 times of T half। T half तुमको दिया हुआ है 15, 15 3 जा हो गया 44 आवर्स, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हुआ। इसको तुम रीवेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो तुम जान रहे हो हाफ लाइफ विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो एक बार जब हाफ लाइफ यानी 15 घंटा बीत जाएगा तो 64 हो जाएगा 32, और एक बार जब 15 घंटा बीत जाएगा तो यानी 15 आवर्स, यानी एक हाफ लाइफ और एक बीत जाएगा तो 32 अपना हाफ हो जाएगा यानी 16,
और एक बार जब 15 आवर्स बीत जाएगा तो ये इसका हाफ हो जाएगा यानी 8। आपको तो 8 तक ही पहुंचना था, आप तो यही फाइंड किए ना कि फाइनल कंसंट्रेशन विच इज लेफ्ट आफ्टर टाइम इंटरवल t इज 8। तो आपके पास अभी 8 बच रहा है। देखो कितना हाफ लाइफ लगा, 3 लगा ना, यानी टोटल 45 आवर्स हुआ ना। अब कोई कहेगा कि क्या उस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते थे जो अभी तक बना रहे थे रेट एक्सप्रेशन को यूज करके? हम कहेंगे बिल्कुल बना सकते हो भाई, सब मिलता जुलता ही है, जैसे मन करे वैसे बनाओ, बस खाली बनाओ और सही सही बनाओ। क्या था, फटाफट से करते हैं। क्या था, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग आर जीरो, डायरेक्ट अभी वैल्यू हम डाल रहे हैं, बाई आर इज 8, राइट। k के जगह पे आप क्या लिखते हैं, 0.693 बाई टी हाफ, डायरेक्ट डाल रहे हैं 15 आवर्स, इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, राइट। log 8 अगर तुम करोगे तो log 8 को 0.9 इसलिए कह रहे क्योंकि log 8 को यू कैन राइट log 2 का पावर 3, और 3 तुम आगे ले आओगे। इसको अगर हम यहाँ सॉल्व कर दे, इसी के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जगह यहाँ बचा नहीं, नीचे वाला जो है, और या फिर चलो यहाँ नीचे कर देते हैं, सबसे अच्छी बात है। क्या था देखो, ये था 0.693 बाई 15, ये हो गया तुम्हारा 2.303 बाई टी, ये log 2 का पावर 3, तो 3 आ गया आगे और log 2 यहाँ बच गया, राइट। log 2 इज व्हाट, 0.3, 01 होता है, ये 3 इंटू 0.3, और ये हो गया तुम्हारा 0.693 बाई 15, कैंसिल करो, ये 3 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, ये 3 और ये 3 को उड़ा दो, ये 0.3 इंटू 10 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो यहाँ से t कितना हो गया, t इक्वल्स टू 15 इंटू 10 इंटू 0.3, तो कितना हो रहा था, 3, यानी 45 आवर्स आया ना। आंसर तो वही आना है, प्रोसेस आप जो भी अडॉप्ट करना है करिए, लेकिन रिजल्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि एक बार पहले सारा फॉर्मूला तुम रिवाइज कर लो, मैटर को अच्छे से समझ लो, उसके बाद न्यूमेरिकल बनना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट थिंग। न्यूमेरिकल तो थ्योरी से ज्यादा आसान होता है और अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। एक बार न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे ना तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार देखिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब तक एक भी जीरो ऑर्डर वाला हम लोग काम नहीं किए थे। अभी कह रहा 100% कंप्लीशन एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम चाहिए, टी क्या होगा। तो सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो है, क्योंकि के और ए के फॉर्म में दिया हुआ है, और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि बहुत जगह पर हम लोग स्मॉल ए से इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखते हैं, कहीं कहीं कैपिटल ए नॉट या ए जीरो भी लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल ए है, देख करके ही समझ में आ रहा। तो पहले तो देखो, याद करो क्या था, k इक्वल्स टू हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखते थे, याद करो, आर जीरो, फिलहाल हम आर जीरो को चेंज कर देंगे, डोंट वरी, बाई आर डिवाइडेड बाई क्या था, टी, यही लिखते थे ना हम लोग, आर जीरो माइनस आर बाई टी। तो तुमको आर जीरो कह रहा है कि आप जो है वो ए लीजिए, इनिशियल को आप ए ले रहे, और 100% कंप्लीशन, यानी ये तो लेफ्ट वाला था ना, तो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, यानी लेफ्ट कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, बाई टी, राइट। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि टाइम ही बताइए क्या हो जाएगा, तो यू कैन से के इक्वल्स टू ए बाई टी, और यू कैन से टी इक्वल्स टू ए बाई के। अब ढूंढो तुमको करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, दिस इज ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ। होप सो कि इतना समझ में आना चाहिए सबको। अगर कहीं डाउट लगता है तो कमेंट में लिखोगे क्या इश्यू हो रहा है, कहाँ नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि एक क्लास हम लोग और लेंगे न्यूमेरिकल का। हालांकि उस दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है, वो सबको थोड़ा सा ज्यादा इंक्लूड करेंगे, और एकदम बिगनिंग वाले पार्ट को अब बात करेंगे। तो देखो, अगर कहीं लगता है कि कहीं कुछ इश्यू आ रहा है तो उसको लिखोगे, तो मैं समझ पाऊंगी कि किस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना है। आज के लिए बस इतना ही। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.